welcome to my YouTube channel Virtual Lecture Hub. Now we are starting a new series which is called CS202 Fundamentals of a Front-End Development. तो हम अपने सीरीज़ का आगाज़ करते हैं, लेकिन सीरीज़ का आगाज़ करने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले, कि इस पूरी सीरीज़ में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि जितना भी हमारा कोई भी वेब पेज होता है या कुछ भी इस हम यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक एप्लीकेशन या कोई भी यूज़ कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, तो इस सब में हम लोग जो सामने हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है, कि जिस तरह के कोई भी वेब पेज हमें नज़र आ रहा है कि कहाँ कैसे इमेज लगी हुई है, कोई कहाँ पे टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, तो ये सब कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम शो करते हैं, और जो हमें नज़र आ रहा होता है और हमारी स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा होता है, ये होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, तो हम चले स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट को हमेशा क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूसिंग हम लोग करते होते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, यानी कि 3 लैंग्वेजेस यूज़ करके हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्लाइंट साइड डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है? क्लाइंट साइड डेवलपमेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लाइंट साइड में ही ये शो हो रही होती है, लाइक कि हम वो डेवलपमेंट कर रहे हैं जो हमारे क्लाइंट को उसके स्क्रीन पे शो होगी। लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, लाइक अगर मैंने ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ही एक एप्लीकेशन जो है मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो आप देखें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन खोलें, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक वेबसाइट है, उसमें आपको इमेजेस एक साइड पे नज़र आ रहे होंगे, एक साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, नीचे और गैलरीज आ रही होंगी, तो ये सब आपको नज़र आ रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। तो आगे चलते हैं कि फ्रंट एंड जो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, 3 फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, हमें एक किसी भी वेब पेज का फ्रंट एंड बनाने में हमें 3 लैंग्वेजेस हम यूज़ करते होते हैं। एक होती है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, अपने फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हैं। ओके, दैट्स इज हम अपने यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपको ये तीनों लैंग्वेजेस जो हैं वो आपने यूज़ करनी होती हैं। ओके, देन हमारे पास आ जाता है कि हम आगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होती है वो एक इट इज़ नॉट अ डिज़ाइन, कि ये जो है डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, ये लाइन जो हमारे पास जो लिखी हुई है ये वाली सारी, कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट इट इज़ नॉट अ डिज़ाइन, अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टैंड्स बिटवीन द डिज़ाइनर वन एंड द बैक एंड डेवलपर ऑन द अदर हैंड। कि जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है वो क्या कहते हैं, डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन नहीं बना रहे, वो एक डिज़ाइनर का काम है। आपका काम क्या है, आपने जस्ट डेवलप करना है। आप एज इंटरमीडिएटर काम कर रहे हो कि एक फ्रंट डिज़ाइनर के दरमियान और एक बैक एंड के डेवलपर के दरमियान। ठीक है, बैक एंड डेवलपर अलग होता है जो बैक एंड संभाल रहा होता है। अब इस हिसाब से जो हमारे पास जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसके हमारे पास 2 किस्म के टास्क होते हैं जो एक फ्रंट एंड डेवलपर जो है हमारे पास काम कर रहा होता है। एक ये होता है कि वो मेक श्योर करता है कि जो कंटेंट है हमारा जो प्रेजेंट एज डिज़ायर है, यानी कि जो हमें एक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बना कर दिया हुआ है वो हमने वैसा ही डिज़ाइन बनाया है या वैसा नहीं बनाया। और दूसरा कि ऑल यूज़र इंटरेक्शन आर हैंडल, कि जितने भी यूज़र इंटरेक्शंस हैं हमारे पास वो क्या हैंडल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर इसके बाद आ जाता है URL रिसोर्स एलोकेटर। ओके, कि ये हमारे पास क्या कर रहा है। यूआरएल रिसोर्स एलोकेटर क्या होता है, URL जो हमारे पास स्टैंड करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा MCQs वगैरह में भी पूछा जाता है कि URL किसे स्टैंड कर रहा है। ओके, देन हम आगे चलते हैं कि URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर। इट इज़ अ ग्लोबल एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अ URL इज आल्सो टाइप ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब URL क्या होता है कि आप किसी भी वेब पेज पे आप जाते हो, उसको सर्च करते हो, जो उसका आप एड्रेस लिख रहे होते हो ना अपनी वेब पेज का, अपने डॉक्यूमेंट का, तो वो उसका URL कहलाता होता है। ठीक है, अब URL जो है वो इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, URL अदर टाइप ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। कि आपका जो URL होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी है। क्यूज़ में पूछा जाता होता है कि URL किसकी टाइप है, तो वो URL किसकी टाइप है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यानी कि URI की। अब हम बात करते हैं कि URI क्या होती है। इट इज़ अ जेनेरिक टर्म ऑफ ऑल ऑफ टाइप्स ऑफ अ नेम्स एंड एड्रेस दैट रेफर टू द ऑब्जेक्ट
ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि यूआरएल क्या होता है कि किसी भी आपकी जो वेब पेज है उसका नाम और उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये किसको रेफर करता होता है, आपके यूआरआई को, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर को आपके रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास कितनी तरह के यूआरएल होते हैं जी। ये हमारे पास कुछ टाइप्स लिखी हुई है यूआरएल की, लाइक इस तरह के हमारे पास यूआरआई होते हैं डिफरेंट, ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई है। पहले में अगर आप देखें तो HTTP, ठीक है, ये इसमें ये लिखा हुआ है my/mydomain.com, ठीक है। और आगे तीन टाइप से इसमें लिखी हुई है, एक HTTP, एक HTTPS और FTP, ठीक है। कि इन तीनों ये इस तरह के हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं, URI यूज़ हो रहे होते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पार्ट की बात करते हैं कि पार्ट ऑफ URL, ठीक है, कि URL के कितने पार्ट होते हैं। पहले तो आप देखें कि इसमें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि ये जो HTTP लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो HTTP है ये हमारे पास क्या डिफाइन कर रहा है, ये इसके प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम इस वक्त कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास यूज़ हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, mydomain.com, ठीक है। कि यानी कि हमारे पास क्या लिखा होता है, हमारी डोमेन का नाम लिखा होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ है myresource.html, ये हमारे पास जो होता है हमारे रिसोर्स लिखा होता है कि हमारा जो फाइल है, जो हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर भी आपकी लिखी हुई है कि जैसे द सेकेंड पार्ट ऑफ द is called the resource allocation name, and it is to specify the IP address or the domain where the resource is allocated। यानी कि जो my resource है ये क्या बता रहा है कि हमारी जो लोकेशन है, हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसकी लोकेशन क्या है और उसका IP एड्रेस का वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये हमें रिसोर्स, माई रिसोर्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो रिसोर्स नेम हमें बता रहा होता है, यही बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि डायनामिक, हमारे पास जो है वो यूआरएल क्या होता है, ठीक है। डायनामिक यूआरएल वो यूआरएल होता है जो डायनामिक वेब पेजेस के लिए यूज हो रहा होता है। अब डायनामिक वेब पेजेस कौन से होते हैं, ये वो वेब पेजेस होते हैं जो डायनामिक होते हैं, लाइक ओके उन पे हम डेली बेसिस में कंटेंट जो है वो चेंज करते रहते हैं, नॉट ओनली डेली बेसिस के, कभी कभार भी आप चेंज करते हो। यानी कि वो वेब पेजेस जिन पे आप अपना कंटेंट चेंज करते रहते हो ना, वो होती हैं डायनामिक वेब पेजेस होते हैं। लाइक आप कह दो कि न्यूज़ वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें डेली न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है, या ब्लॉगिंग वेब पेजेस होते हैं जिसमें डाटा चेंज फ्रिक्वेंटली होता रहता है, तो डायनामिक वेब पेजेस होते हैं। अब डायनामिक वेब पेजेस का जो यूआरएल होता है वो डायनामिक यूआरएल कहलाता होता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो यूआरएल जो है वो एक डायनामिक वेब पेज का है, तो उसका ये हमारे पास निशानी है कि जो उस यूआरएल में हमारे पास जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं, लाइक क्वेश्चन मार्क एंड ऑपरेटर परसेंटेज, ये इस तरह के जो सिंबल्स हैं वो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं हमारे यूआरएल पे यूज हो रहे होते हैं। अब एक एग्जांपल नीचे में दी गई है कि एक डायनामिक यूआरएल की दी गई है, तो अब इसमें देखें कि हमें कैसे पता चला कि ये डायनामिक यूआरएल है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, लाइक फाइल नेम इज इक्वल्स टू आसिम, ठीक है। इसमें जो फाइल नेम है ये क्या है, की वैल्यू है, ठीक है, और आसिम क्या है हमारे पास, वैल्यू पेयर है, ठीक है। ये हमारे पास बता रहा है कि उसमें जो फाइल नेम है उसमें वो किसके इक्वल है, आसिम की इक्वल है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क से हमें ये पता चल गया कि डायनामिक वेब पेज है, ओके। एंड फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या लिखा हुआ है इसका यूआरएल, ये आपको आहिस्ते से समझ आएगी। अब जैसे ही वेब डेवलपिंग में आप आगे सीखोगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा ये इस यूआरएल का ये मीनिंग है, ये इस तरीके से यूज हो रहा है। नेक्स्ट आगे हम ये चलते हैं यूआरएल इनकोडिंग, ठीक है। यूआरएल इनकोडिंग क्या होती है, अब हमें पता है कि जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है हमारे भी जो भी हम जैसे लिखते हैं वो वैसे ही रन नहीं कर रहा होता, हमेशा इनकोडिंग होती है हर चीज़ की, डाटा की बाइनरी में इनकोडिंग होती है, फिर वो चल रहा होता है। इसी तरह यूआरएल भी जो हम लिखते हैं वो यूआरएल जो होता है ओवर द इंटरनेट वो आस्की कैरेक्टर सेट में जो होता है वो इनकोड होता है, पहले वो एक कन्वर्ट होता है, देन वो आगे हमारे पास चल रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आस्की फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के लिए एक और भी है हमारे पास कि जो इनकोडिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो इस कैरेक्टर विद स्पेसिफाइड फॉलोड परसेंटेज फॉलोड टू हेक्साडेसिमल डेसिमल डिजिट, ठीक है। कि जो यूआरएल इनकोडिंग होती है वो अनसेफ होती है आस्की कैरेक्टर विद अ परसेंटेज, अगर उसके साथ परसेंटेज यूज हो रहा है या फिर 2 हेक्साडेसिमल उसके साथ यूज हो रहे होते हैं। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि यूआरएल कंटेन अ स्पेसिस, ठीक है। जो यूआरएल कोई भी हमारा होता है उसमें स्पेस हमारे पास अलाउ नहीं होती है। अगर भी फर्ज अगर हम स्पेस देना चाहते हैं अपने यूआरएल में, तब हम क्या करेंगे, तब हम या तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे या तो हम %20 जो है ये सिंबल यूज़ करेंगे। ये हमारे यूआरएल पे क्या आइडेंटिकेट कर रहा होगा कि यहाँ पे बीच में स्पेस है, लाइक हम इधर ऊपर आ जाते हैं
इस वाले जो यूआरएल है, ठीक है, ये वाला, इस वाले यूआरएल को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है जॉब इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर %20। तो यहाँ पे %20 हमें क्या बता रहा है कि सॉफ्टवेयर और इंजीनियर के दरमियान हमारे पास क्या है, एक स्पेस आ रही है। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं, HTTP बेसिक्स आ जाता है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि HTTP सबसे पहले किसको स्टैंड कर रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब HTTP का काम क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल जो है एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है जो कि क्या करता है कि हमारे डाटा को एक क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स करता है प्रोटोकॉल जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कर रहा होता है। इट इज़ एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल वर्क एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। कि ये क्या काम कर रहा होता है, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान डाटा के जो रिस्पॉन्स होते हैं, रिक्वेस्ट होती हैं कि मुझे डाटा सेंड कर दो, मुझे डाटा रिट्रीव कर दो, दीज ऑल आर known as this all is work is done by hypertext transfer protocol। अब hypertext transfer protocol जो है ये किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब की फाउंडेशन है, क्योंकि यही एक वो है जो हमारे पास लॉजिकल लिंक यूज़ करता है बिटवीन नोड एंड द टेक्स्ट। कि हमारा जो नोड एक कंप्यूटर है और जो हमारे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है उनके दरमियान ये एज अ वे काम कर रहा होता है और इसको फाइल को ट्रांसफ़र करने में हमारी मदद कर रहा होता है। अब दो तरह की जो रिक्वेस्ट होती हैं हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं क्लाइंट सर्वर के दरमियान, हाइपरटेक्स्ट, जिनको हम हाइपरटेक्स्ट रिक्वेस्ट्स कहते होते हैं। दीज आर दी गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब गेट रिक्वेस्ट क्या होती है कि लाइक इट इज़ ऑल्सो क्लाइंट साइड भी हमारे से दी जाती होती है कि अगर मैंने कोई अपना डाटा लेना है तो मैं अपने सर्वर को एक गेट की रिक्वेस्ट भेजूंगी कि मैं उसे कहूँगी कि मुझे एक स्पेसिफाइड रिसोर्स से ये एक डाटा ला के दे दो, ठीक है। इट हैज़ अ लिमिटेड लेंथ एंड कैन बी कैशेड क्लाइंट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पोस्ट आ जाती है कि पोस्ट इज सबमिट अ डाटा टू द process to a specific resource and has no data limit and never cached। क्या होता है, पोस्ट क्या होती है कि अब रिक्वेस्ट में हमारे पास लिमिटेड लेंथ है, हम अनलिमिटेड डाटा नहीं रिक्वेस्ट भेज सकते गेट के लिए, ओके। लेकिन पोस्ट में क्या होता है कि अनलिमिटेड है, हमारे पास कहीं भी कभी भी हमारे जो है वो कैशेड भी नहीं होगा डाटा। HTTP स्टैंड अब आ गया HTTP। HTTP स्टैंड पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। अब ये इसमें जो हमारे पास एक एस का इजाफा हुआ है वो किसको हमारे पास कर रहा है, प्रोनाउंस कर रहे हैं हम उसको सिक्योर। अब ये किसके लिए यूज होता है, क्योंकि ये जो है वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर आर क्या कहते हैं, ऑथेंटिक एंड इनक्रिप्टेड, यानी कि डाटा को ऑथेंटिक भी करता है और इनक्रिप्ट भी कर रहा होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आगे हम चलते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं, एक है वेब सर्वर, सर्विसेज एंड एजेंट, कि ये तीनों क्या काम करें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेब सर्वर क्या होता है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि एक वेब पेज होती है और ये हमारे पास एक क्लाइंट साइड होती है, एक सर्वर साइड होती है, ओके। क्लाइंट साइड क्या होती है, जो आप यूज़ कर रहे हो, और सर्वर साइड जो आपको डाटा दिया जा रहा है, ओके। अब क्या आता है, अ वेब इज़ अ प्रोग्राम that uses HTTP to service the file that form a web pages to the user. In response to their request by HTTP client decides a computer application may be preferred as well as, ठीक है। कि इसमें हमें ये क्या कहा जा रहा है कि हमारे जो HTTP है वेब सर्वर क्या होता है, वो हमारे पे HTTP की तरह ही काम कर रहा होता है, यानी कि वो जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट को दे रहा होता है। लाइक ये एक हमारे पास एक डायग्राम भी दी है कि एक वेब सर्वर है और द इंटरनेट और एक ब्राउज़र है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास डाटा को ब्राउज करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन सर्वर आ जाता है। एप्लीकेशन सर्वर क्या काम कर रहा है, एप्लीकेशन सर्वर जो होता है इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, ठीक है, दैट प्रोवाइड बोथ द फैसिलिटी टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन एंड अ सर्वर एप्लीकेशन इन्वायरमेंट टू रन दैम। कि अब क्या करता है कि ये जो एक हमारे पास जो वेब सर्वर है ये एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होता है। अब वो हमारे क्या कर रहा होता है कि हमें कोई भी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करना और उसका इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है कि दोनों काम, यानी कि ऊपर पीछे सर्वर सिर्फ हमें एक ही फैसिलिटी दे रहा था, लेकिन ये हमें दोनों प्रोवाइड कर रहा है। एक तो क्रिएट करने की फैसिलिटी भी दे रहा है एप्लीकेशन और उसका इन्वायरमेंट भी दे रहा है जिसमें हम उसको रन कर सकें। अब यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखें तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा कि ये एक हमारे पास क्या है, एक ब्राउज़र है, इसमें आप देखें ये एक ब्राउज़र है, वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है और ये RDMS रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारा HTTP, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये एक हमारे पास बैकएंड पे डाटा पड़ा हुआ है जो MySQL के जरिए जो है SQL डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है, वहाँ से डाटा किसको जा रहा है, हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर को जा रहा है। एप्लीकेशन सर्वर क्या कर रहा है, ये API डिफाइंड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब API के जरिए डाटा को फेच करके किसको दे देता होता है, हमारे ब्राउज़र को दे रहा है हमारे पास डाटा, और वो ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो किसके ज़रिए होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं
कि हमारे पास वेब सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, वेब सर्विसेज क्या होती हैं? वेब सर्विस आर द क्लाइंट एंड द सर्वर एप्लीकेशन दैट कम्युनिकेट ओवर द वर्ल्ड वाइड यूजिंग अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ टाइपिकली वेब सर्विस डिजाइज ऑन द वेब सर्वर यूजिंग द एक्सएमएल टू कम्युनिकेट अ मैसेजेस। अब वेब सर्वर और क्या कहते हैं क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन को आपस में जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं वो वेब सर्विसेज कहलाती होती हैं। ठीक है, बाई यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हम पीछे पढ़ चुके। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होता है। थर्ड पॉइंट होता है वेब एजेंट। वेब एजेंट वो होते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं जो के पास हमारे पास जो डाटा है उस डाटा को क्या करती हैं हमारे पास यूज़र से को कम्युनिकेट करने के लिए वेब सर्वर से यूज़ होती हैं। लाइक वेब ब्राउजर जो होगा, ये एग्जाम्पल आते हैं वेब एजेंट के जो यूज़र यूज़ कर रहा है अपने डाटा को रिट्रीव करने के लिए। नेक्स्ट है डोमेन्स। ठीक है, डोमेन्स क्या होती हैं? अ डोमेन नेम इज़ अ यूनिक नेम ऑफ योर वेबसाइट, यानी कि आपकी वेबसाइट का जो भी यूनिक नेम होता है वो आपका डोमेन नेम कहलाता है। एंड इट मस्ट बी यूनिक। आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो डोमेन नेम होगा वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, लाइक google.com, microsoft.com, ये जो चार आपके पास डोमेन नेम लिखे हैं भाई यूनिक है, यानी कि इनको कोई और अब यूज़ नहीं कर सकता। द डोमेन इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट tells and domain name servers using the domain name system where to forward a request for a web page. ठीक है, domain name map to a IP address represent a physical point। सी फॉर एग्जांपल नेम और डोमेन यानी कि ये आपको दी हुई है डोमेन यानी www.google.pk और ये सब आपको डोमेन नेम दी हुई है। अब डोमेन नेम के पार्ट्स कितने होते हैं? ठीक है, डोमेन नेम के जो पार्ट होते हैं लाइक आपको नज़र आ रहा है www.google.com.pk, www.facebook.com, wallet.gov और गवर्नमेंट और TDL, ये सब गूगल। ठीक है, ये डोमेन नेम आपको पार्ट्स बताए जाने के इस तरीके के पार्ट्स होते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास एक ये जो हमारे पास आ रही थी ये जो डोमेन नेम आपको बताई गई है। ठीक है, ये TLD स्टैंड फॉर टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, ये बीच में हमारे पास जो है TLD स्टैंड फॉर टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन पे लाइक हमारे पास आती है गूगल आ जाती है, फेसबुक आ जाती है, ये कैप आ जाती है। ठीक है, ये सब जो हमारे पास डोमेन जो है ये हमारे पास यूनिक है, यानी कि ये हमारे पास कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आ जाती है सेकेंड लेवल डोमेन। ठीक है, इट मस्ट बी यूनिक। जो हमारे पास सेकेंड लेवल डोमेन होती है इट मस्ट बी यूनिक टू द इंटरनेट एंड registered with the one of the ICN accredited register for a specific TLD। ठीक है, कि ये TLD की तरह ही होती है, यूनिक होनी चाहिए और रजिस्टर होनी चाहिए, लाइक www.google.com। ठीक है, और लाइक facebook.com, ये भी इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। इसके अलावा एक थर्ड लेवल डोमेन भी हमारे पास होती है जिसको हम सब डोमेन कहते होते हैं। नेक्स्ट होस्टिंग क्या आ जाती है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा डोमेन क्या होती है, हमारा वेब पेज का जो नेम होता है डॉक्यूमेंट का उसको हम कहते हैं डोमेन। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग हमारे पास होती है कि हम जो भी सर्विस होती है, जो सर्विस दे रहा होता है कि रन्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ये होस्टिंग हमें वो सर्विस दे रही होती है कि हमारा जो वेब पेज है हम उसको अपने ओवर द इंटरनेट कैसे रन करेंगे, तो वो सर्विसेज हमें होस्टिंग दे रही है। अब नेक्स्ट है एक दफ़ा इसको हम पढ़ भी लेते हैं। एन इंटरनेट होस्टिंग सर्विस इज अ सर्विस दैट रन द इंटरनेट सर्वर्स अलाउइंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू सर्व कंटेंट ऑन द इंटरनेट। यानी कि आपको अपना इंटरनेट पे अगर कंटेंट डालना चाहते हो और सर्व करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? होस्टिंग का यूज़ करोगे। फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि FTP स्टैंड फॉर। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये वो प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारे कंप्यूटर की जो फाइल्स होती है उनको ट्रांसफ़र करता है, होस्ट करता है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, जस्ट लाइक एन इंटरनेट इज सेल्फ एग्जाम्पल ऑफ द FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर आ जाता है FTP इज़ अ सिंपल एंड सिक्योर। कि हमारे पास जो FTP है उसमें क्या होता है कि फाइल इज बिल्ट इनटू अ स्मॉल डाटा पैकेट्स और वो डाटा पैकेट्स हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते हैं और ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है, ऑथराइज होते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब FTP serve check the packet of a data is correct and it requests to a next packet if the file is completely received। अब क्या करता है FTP कि पहले वो डेप पैकेट को चेक करता है जो डाटा पैकेट उसके पास आया होता है। ठीक है, फिर चेक करता है इसमें जो डाटा था हमारे पास वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर वो करेक्ट होता है तो उसको फिर हमारे पास रिक्वेस्ट भेज देता होता है वापस रिस्पॉन्स कि फ़ाइल जो है हमारे पास कम्प्लीटली हमारे पास रिसीव हो चुकी है। नेक्स्ट इज़ अ FTP क्लाइंट। ठीक है, FTP क्लाइंट इज टाइपिकली सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द सर्वर टू ट्रांसफ़र फाइल यूजिंग FTP प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP जो क्लाइंट होता है वो हमारे पास क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि सर्व करता है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एक क्लाइंट साइड का होता है और क्लाइंट साइड पे ही इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे इस लेक्चर का इख्तिताम हो चुका हुआ और ये ख़त्म हो चुका हुआ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। अल्लाह हाफ़िज़।